ग्रेजुएशन कब किया? सर 2003 में। और इस दिन से क्या कर रही थी आप? सर मैं कुछ समय के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती थी सर, और उसके बाद सर सितंबर 2014 से मैं बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रही हूँ सर। अच्छा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो तो अच्छा काम था, बहुत महिलाओं को रोजगार दे रही थी, फिर क्यों छोड़ दी? सर बचपन से मेरा एक सपना था सर कि मैं भी कुछ बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करूं। तो जब मुझे इसका अवसर मिला तो मैं इसकी तैयारी करने लगी सर। सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं, तो किस तरह का ग्रुप है? सर अभी मैंने इसे रोक दिया है सर, लेकिन जब चलाती थी तो ये इसमें थैले बनाने का काम होता था सर। थैला बनाने का काम, किस तरह का थैला बनाती सर थी? मार्केट में जो सभी दुकान में, साड़ी के दुकान में, सब बर्तन के दुकान में, सभी प्रकार के दुकानों में इसके सप्लाई होते थे सर। नेट का मटेरियल आता है सर। अच्छा। और ग्रेजुएशन का विषय क्या इतिहास। है? ऑप्शनल क्या है? हिंदी भाषा और साहित्य। इतिहास तो आप ले सकती थी, ये तो विषय है ऑप्शनल में, फिर आपने हिंदी क्यों लिया? सर हिंदी विषय के लिए मुझे स्थानीय स्तर पर मार्गदर्शन उपलब्ध हो पाया सर। तो इतिहास की आपकी पकड़ ज्यादा है या हिंदी की? सर वर्तमान में मुझे जो बीपीएससी की तैयारी के दौरान मैं जो इतिहास पढ़ी हूँ उस पे मेरी पकड़ है सर। और ऑप्शनल विषय में जो हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ी हूँ तो इस पे भी जानकारी है सर। अच्छा, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, यस सर। सॉरी सर आवाज नहीं पहुंच पाई सर। आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अब जा रही है आवाज? यस सर। अच्छा, बिहार में इस तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप में कौन कौन सा ग्रुप है जो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है? सर इसके लिए जीविका बहुत ही अच्छा काम कर रहा है सर। क्या क्या एस्टिमेट है जीविका का अभी तक? सर समावेशन संबंधी कार्यक्रम उसमें उनका होता है सर। जब उनका ग्रुप बड़ा हो जाता है तो उन कुछ 35-40 महिलाओं को मिलाकर एक प्रोडक्शन ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें पापड़, तिलौरी, चिप्स वगैरह, अचार, मुरब्बे बनाकर उनको सेल किया जाता है, और सरकार से उनको इसके लिए अनुदान भी दिया जाता है सर। सरकारी सेक्टर में भी उनसे बहुत सारा प्रोजेक्ट करवाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। जी सर सवाल को फिर से कहेंगे मैंने सर। सरकारी क्षेत्र में भी बहुत सारा प्रोजेक्ट उनसे करवाया जा रहा है जीविका से, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। जी सर मधुबनी पेंटिंग सर जीविका के माध्यम से करवाया जा रहा है सर। और और सर अभी मुझे यही याद आ रहे हैं सर। अच्छा, कहाँ के रहने वाली हैं? यस सर। कहाँ की आप रहने वाली हैं? कहाँ से बिलोंग करती सर है, आपकी आप किस जिले से? वाइब्रेट कर रही है सर। किस जिले से हैं? थोड़ा सा इसको और आगे से।
किस जिले से हैं आप? मुजफ्फरपुर से सर। मुजफ्फरपुर से। यस सर। तो मुजफ्फरपुर में जीविका का लीची से कुछ कोई प्रोजेक्ट कर रही है जीविका, लीची से जुड़ा हुआ कोई प्रोजेक्ट कर रही है? यस सर, मैं अवेयर नहीं हूँ इससे। अच्छा, हिंदी भाषा और साहित्य आपका ऑप्शनल है? यस सर। तो पहले आप बताइए कि भाषा क्या होता है, उसके बाद बताइए कि साहित्य क्या होता है। भाषा सर संप्रेषण का माध्यम होता है सर, और साहित्य होता है शब्द और अर्थ के समन्वित सौंदर्य से निर्मित विचार एक होते हैं सर, जिसमें रचनाकार के आदर्श भाव सभी समाहित होते हैं और वो पाठक तक संप्रेषित होता है सर। साहित्य का इतना कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन दीजिएगा तो सामने वाला आपको समझ पाएगा। आपको किसी छठे क्लास के बच्चा को समझाना कि साहित्य क्या है तो कैसे समझाइएगा? शब्द और अर्थ से निर्मित जो विचार बनते हैं सर, उसी को साहित्य कहा जाता है सर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्य में यस। और दूसरे विषय जो है जैसे इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, इन सब विषयों से साहित्य किस मायने में अलग है? साहित्य में सर भावना प्रधान होता है सर, और बाकी सभी विषयों में भावना नहीं होती है सर। भावना नहीं होती है। अगर ग्रेजुएशन का विषय इतिहास है और आपने कहा है कि और जीएस की तैयारी के क्रम में आपने इतिहास को पढ़ा भी। यस सर। अच्छा, इतिहास का कौन सा कालखंड आपको अच्छा लगता है? सर आधुनिक भारत का, ऐसे सभी कालखंड सर इतिहास के मुझे अच्छे लगते हैं सर, लेकिन जहाँ तक एक के चुनने की बारी है तो मुझे आधुनिक भारत का इतिहास अच्छा क्यों? लगता है सर। सर आधुनिक भारत के इतिहास को जब हमने पढ़ा सर, तो इस दौरान हमने बहुत सारे समाज सुधारकों को पढ़ने का अवसर मिला, जिनके माध्यम से भारत में वर्षों से चली आ रही पुरानी रूढ़ियों को उन्होंने समाप्त किया। जैसे महिलाओं के संबंध में बहुत सारे कार्य किए। भारत में जो सामाजिक सुधार हुआ वो मुझे बहुत प्रभावित किया, और उसके जो स्वतंत्रता सेनानियों के जो बलिदान त्याग, ये सब मुझे बहुत प्रभावित करते हैं सर। 5 महिला समाज सुधारक का नाम बताइए। सर राजाराम मोहन राय। महिला समाज जी, सुधारक। महिला समाज सुधारक। यस सर। हाँ। ज्योतिबा फुले, हाँ। कस्तूरबा गांधी। सर ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले महिला महिला थी? सॉरी सर, मुझे ऐसा लग रहा है सर। नहीं, सावित्रीबाई फुले थी सर ज्योतिबा फुले। सावित्रीबाई फुले, थैंक यू सर। और श्रीमती सरोजनी नायडू, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से समाज सुधार में भूमिका निभाई सर। अब एक भी समाज सुधारक, महिला समाज सुधारक का नाम नहीं ले पा रही। सॉरी सर। अच्छा, चलिए पुरुष, 5 पुरुष का नाम बताइए जो महिला समाज जो समाज सुधारक। राजाराम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आत्मारंग पांडुरंग, और सॉरी सर, अभी मुझे यही 3 लोगों का नाम याद आ बी रहा आर है। सिंधे का नाम सुना है? जी सर। बी आर सिंधे। सॉरी सर, मैं नहीं। अंबेडकर का नाम सुना है? यस सर। तो अंबेडकर ने मिडिल क्लास को आगे बढ़ाने के लिए किसकी संस्था की स्थापना की थी? यस सर।
सर मैं अभी वो नाम नहीं याद कर पा रही, वैसे मैं पढ़ी हूँ इनके बारे में सर। अच्छा, आपका आप जो जिस चीज के लिए आपको मॉडल हिस्ट्री अच्छा लग रहा है उसके बारे में आपको पता नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा काम किया है समाज सुधारकों ने, तो वैसे समाज सुधारकों का नाम बताइए 5 जिन्होंने स्पेसिफिक रूप से महिलाओं के लिए विशेष कार्य किया। सर राजा राम मोहन राय ने, उन्होंने चलिए राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, और सर ज्योतिबा फुले भी इसमें शामिल थे, जिन्होंने भी महिलाओं के क्षेत्र में काफी योगदान दिया सर। अच्छा कोई बात नहीं है। महिला शिक्षा के सुधार के लिए किन किन ने काम किया है, किन किन महापुरुषों ने काम किया है? सर सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा के लिए किया है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी महिला शिक्षा के लिए किया है सर काम। महिला शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा योगदान किनका है? महिला की शिक्षा के विकास के लिए सबसे ज्यादा योगदान किस महापुरुष का? सॉरी सर। डीके कर्वे का नाम सुना है? यस सर, थैंक यू सर। क्या किया है डीके कर्वे? उन्होंने पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था सर। कहाँ पर किया है? सॉरी सर, मुझे वो अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है। आपको अपने हिंदी साहित्य के सिलेबस में कौन सी ऐसी रचना जो महिलाओं के उत्थान, पिछड़े वर्गों के उत्थान, शोषितों के उत्थान से जुड़ी हुई लगी, जो आपके लिए प्रेरणादायी है? यस सर। सर मुझे जो प्रेरणादायी कविता लगते हैं सर, रचना जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की है, झांसी की रानी। परंतु सर उसमें शोषितों वाली बात नहीं सर, इसमें वीरांगना आपको से मैंने सब। पूछा कि आपने जो पढ़ा है अपने सिलेबस में, जी सर। ऐसी कौन सी रचना, चाहे वो कवि वो गद्य हो या पद्य हो, जिसमें महिलाओं के उत्थान, शोषितों वंचितों के उत्थान की बात है? यस सर। इसमें कुछ हद तक सर गोदान को, शोषितों वंचितों के बातों को उठाया गया है सर। और महिलाओं के उत्थान के लिए सर पार्टिकुलरली मुझे वैसे कोई रचना नहीं याद आ रहे हैं जिसमें महिलाओं के उत्थान। गोदान में महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ नहीं कही गई है? यस सर। गोदान क्या सब कही गई? सर इसमें दिखाया गया है कि महिलाएं जैसे विधवा विवाह का इसमें आदर्श प्रस्तुत किया गया है। और धनिया जो है वो पंचों के सामने मुंह तोड़ जवाब देती है, यहाँ भी वह अपने सशक्तिकरण का परिचय देती है सर। मिस मालती जो है वो पढ़ी लिखी महिला का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि वो तत्कालीन जमाना अंग्रेजों की गुलामी का था, वैसे परिवेश में भी इंग्लैंड से पढ़ लिख करके आई है और उस समाज में अपना स्थान स्थापित की हुई है। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट इतिहास है। आपने इतिहास के कोई 2 शासक का नाम बताइए जिन्होंने महिला उत्थान के लिए, कल्याण के लिए अच्छा काम किया है। सॉरी सर, मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं सर। अच्छा ये बताइए, इतिहास में से आपके प्रशासन में क्या योगदान दे सकता है? इतिहास से हम प्रशासन में योगदान ले सकते हैं, जैसे
सर इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई सर, जिसका उपयोग प्रशासन में किया जा सकता है। जैसे अशोक, सम्राट अशोक हैं, तो उन्होंने उनके अंदर ही पहले सबसे पहले डीपीएसपी की अवधारणा देखी गई सर। उन्होंने बुजुर्गों के लिए आश्रम बनवाए, उनके स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की, तो वो हमारे यहाँ हम प्रशासन में उसे लागू कर सकते हैं। नैतिक आचरण की शुद्धता, उन्होंने भेड़ी का घोष छोड़ के धर्म घोष को अपनाया, तो वो हम लोग प्रशासन में यूज कर सकते हैं सर। और दूसरा सर, अकबर की सुलह नीति को भी हम लोग सहिष्णुता को प्रशासन में, वैसे भी हमारा जो संविधान है धर्मनिरपेक्ष है, तो प्रशासन में इस सुलह कुल नीति का बहुत अच्छा उपयोग है सर। तो कहा जाता है कि अशोक के द्वारा अपने 99 भाइयों का हत्या कर दिया गया था, बहुत बड़ा हत्यारा था। आपने उनका जो योगदान है वो आज के लिए अनुकरणीय है। क्या संभव है इतना बड़ा हत्यारा ऐसा हो सकता है जो आज के लिए सर ये इतिहासकारों के मध्य मतभेद है इसमें सर। ये पूरी तरह से मतलब साक्ष्य इसके नहीं है सर। केवल एक श्रीलंका के दीप वंश के में ही इसका है वर्णन की उन्होंने अपने भाइयों को मारा है, जबकि कई ऐसे अभिलेख मिले हैं उसमें पता चला है सर कि उनके भाई बंधु जीवित हैं। अच्छा, अशोक का जो शासन क्षेत्र था, कहाँ कहाँ शासन था, उसका एरिया बता दीजिए आप। सर कलिंग को उन्होंने जीता था, कश्मीर पर उनका आधिपत्य था। आज के विदेश नीति में अशोक का जो योगदान है, अशोक का प्रशासन का जो योगदान है, वो किस रूप में सहायक सिद्ध हो सकता है? आज के डेट में जब उसको देखते हैं तो किस रूप में प्रासंगिक है उनका विदेश नीति? सॉरी सर, मैं इसे डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ सर। जब वर्तमान में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताइए। सर 1991 से पहले सोवियत यूनियन संघ था सर। सोवियत संघ था जिसमें उसके यूक्रेन और भी देश जो है वो सोवियत संघ के साथ थे। तो जब 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो बहुत सारे देश जो हैं वो नाटो के सदस्य बन गए हैं, जो पहले रसिया के आधिपत्य में थे। तो और वर्तमान परिदृश्य में यही हो रहा है सर कि जो यूक्रेन है वो नाटो की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है, और रूस जो है भारत यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों पर अपना दबदबा चाहता है। इसी कारण जो है युद्ध की स्थिति बनी हुई है सर। ये भारत का क्या भूमिका होना चाहिए इन दोनों देशों के युद्ध के बीच में? भारत सरकार को क्या करना चाहिए, कौन सी नीति अपनानी चाहिए? यस सर, कोई भी देश सर अपने देश के हित में रखकर ही विदेश नीति अपनाती है, और भारत भी उसी नीति पे चलता है। और एक तो भारत गुटनिरपेक्षता का आंदोलन करता है, नेतृत्व करता देश है, और यही कारण है कि भारत कभी युद्ध का पक्षधर भी नहीं रहा है। तो भारत हमेशा कोई भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकालना चाहता है, तो वहां भी बातचीत की बात ही कर रहा है। और यही कारण है कि जब दोनों के पक्ष लेने की बारी आती है तो ये तटस्थ रहता है सर। आज का पेपर पढ़ा? यस सर, पढ़िए। आज के पेपर का क्या न्यूज़ था, हेडलाइन बताइए। कोइलवर पुल पर 3 लेन पुल का पर आवागमन शुरू हो गया है सर। एक है कि शराबबंदी संशोधन अधिनियम जो है वो उसमें कुछ अड़ंगे लग गए हैं सर। और एक है कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस मनाने की बात की गई है।